की करें, नेपरा एक्ट में तरमीम करें, इसके बाद नेपरा को इख्तियार होगा कि जो भी फैसला होगा उस पर फौरन इम्प्लीमेंटेशन हो। तीसरा, फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल खुद मुख्तारी देने की जो बात की जा रही है, इस पर भी मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी। फिर चौथा ये कि रेवेन्यू बढ़ाया जाए। इन हालात में जब कोरोना का ज़ाहिर एक पेंडेमिक है, अब दुनिया की जो मैशत है वो नीचे गिर रही है, हर जगह पर महंगाई, आप देखें यहाँ पर भी महंगाई है। ऐसे हालात में पाकिस्तान से ये डिमांड करना IMF की तरफ से कि फुल फॉर इन 4 मुतालिबात पर अमल दरामद किया जाए, कितना नागुज़ीर है? और क्या इन मुतालिबात पर अमल दरामद किए बगैर कोई और दूसरा चारा नहीं है? इतने मजबूर हैं हम लोग? देखिए, मेरे ख्याल में ये अनरीजनेबल एटीट्यूड है IMF का। और जैसे कि मैंने कहा हमेशा से कि IMF का प्रोग्राम एक सियासी प्रोग्राम होता है। उनको जो भी वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं मेजर शेयर होल्डर से कि आपने टफ होना है या थोड़ा हाथ हौला रखना है, वो उसी तरीके से अप्रोच उनका होता है यहाँ पर। तो ये सोचने वाली चीज़ है कि दुनिया इस वक्त माशी तबाही के शिकार है और बहुत सारे फिस्कल जो मराद दिए जा रहे हैं कि इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। बिल्कुल ऐसे सूरत हाल में जो इस वक्त दुनिया में है, IMF का एक बिल्कुल निराला है कि जब हमें भी पता है, IMF को भी पता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो भी नेगेटिव ग्रोथ में चली गई है, पर कैपिटा इनकम हमारा फिक्स आमदनी कम हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि हम बीच में फंस गए हैं, ना यहाँ से निकल सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं। जाहिर है आपने एक प्लानिंग की हुई होती है कि जब यहाँ से पैसे आएंगे तो कहाँ कहाँ किस किस जगह पर आपने स्पेंड करने हैं। क्या वाकई अब एक मजबूरी बन गया है कि हम IMF के सामने इन मुतालिबात पर घुटने टेक देंगे? क्योंकि मुशीर ख़जाना हफीज शेख साहब ने तो कह दिया कि अमल दरामद नहीं हुआ अगर इन मुतालिबात पर, तो मेरे लिए भी कंटिन्यू करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल में कि वो इस्तीफा दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, चले जाएं यहाँ से तो ज़्यादा बेहतर है उनके लिए। देखें, मैं यही सब चीज़ों की वजह से डे 1 से मैं कह रहा था कि खुदा के वास्ते ना जाएं, आप बहुत परेशानियां मुश्किलात के शिकार होंगे। और आज मेरी बात साबित हो रही है। और आई एम श्योर कि जब वज़ीर आज़म कभी रात के तनाई में सोचते होंगे कि क्या हुआ है, तो मेरी बातें, मेरे अल्फाज भी उनको याद आ रहे होंगे कि किस तरीके से मैंने मना किया था। आई न्यू ऑल दीज थिंग्स कि ऐसा होगा। एडवाइजर साहब का कि अगर आप बात करें वरना मैं जा रहा हूँ, बात यह कि उनके ही तो लोग हैं वो। बिल्कुल, ये और गवर्नर जो सेंट्रल बैंक के हैं, ये दोनों उन्हीं के नुमाइंदे हैं यहाँ पर। ये मतलब ये अजीब सी चीज है कि IMF वाशिंगटन निगोशिएटिंग विद IMF पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, रुपया हमारा डिवैल्यू हो रहा है। क्यों हमारा रुपया स्टेबल नहीं हो पा रहा है? उसकी वजह यह है कि हमने जबरदस्ती गवर्नर को फोर्स करके इंटरेस्ट रेट को कम कराया है। ये जो आप 7% डिस्काउंट रेट देख रहे हैं, हाँ। सेंट्रल बैंक का गवर्नर इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो अभी भी 13.25% पे रखना चाहता था। तो चूंकि आपने यहाँ फोर्स किया है उसको कि इंटरेस्ट रेट कम करो, जिसकी वजह से आपके बजट में इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाएगा, उसने दूसरी तरफ से एक्सचेंज रेट को डिवैल्यू करके आपके पब्लिक डेट को बढ़ा दिया। विद सेम इंटरेस्ट रेट यू विल हैव मोर इंटरेस्ट पेमेंट। बिल्कुल, देखिए ना, ये चालाकी है, ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी, और ना प्राइम मिनिस्टर साहब को ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। हमने चूंकि गवर्नर साहब को फोर्स किया कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, उन्होंने उसी चीज को बैलेंस करने के लिए जो हमें गेन हुआ है इंटरेस्ट रेट को कम करने से, उसको ऑफसेट करने के लिए उन्होंने करेंसी की डिवैल्यूएशन शुरू कर दी। ऐसे मौके पे जब इतनी सारी बंद पड़ी हुई है, हमारे इंपोर्ट्स भी गिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी एक्सचेंज रेट पे प्रेशर है। डॉक्टर साहब, हमारी इकोनॉमी में एक और बहुत बड़ा बोझ है, वो है गर्दिशी कर्जों की सूरत में। जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आई PTI की, तब गर्दिशी कर्जा 1100 अरब का था और आज ये तकरीबन 2000 के करीब, 2000 अरब के करीब है ये गर्दिशी कर्जा। कैसे हम लोग इससे निकल सकते हैं? IMF का भी आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जिस तरीके से गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे हैं, बोझ बढ़ रहा है इकोनॉमी पे? मेरा नहीं ख्याल है कि IMF का कंसर्न ये है, ना IMF को पता है। IMF को सिर्फ एक चीज़ का पता है कि आप इसकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस को बढ़ाएं, कि किसी भी मुल्क के लिए उसके फाइनेंस जो है वो सबसे अहम चीज़ होता है। और फाइनेंस में भी एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, दूसरा सेंट्रल बैंक है। इन दो पे अगर लाके अपने आदमियों को बिठा दिया जाए और एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उससे हिला ना सके, तो आप खुद सोच लें कि
एक हम आज़ाद मुल्क हैं, लेकिन फिर भी हम आज़ाद नहीं होंगे, और जो उसके बाद मुल्क का हशर होगा वो बिल्कुल होगा। इसलिए मैं बिल्कुल मुखालफत करता हूँ इस तरीके से ऑटोनॉमी से। मैंने एक स्टडी की अभी यहाँ पर अपने स्टूडेंट के ज़रिए से। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक काफ़ी ऑटोनॉमस है इन कंपैरिजन विद अदर सेंट्रल बैंक्स इन एशिया पैसिफिक रीजन, जिसमें साउथ कोरिया भी है, जिसमें बैंक ऑफ जापान भी है, बैंक ऑफ थाईलैंड भी है। इस लीग में पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और ये हम फेडरल रिजर्व सिस्टम तो नहीं बन सकते, बिल्कुल सही, हम बुंडेसबैंक तो नहीं बन सकते हैं कि बिल्कुल गवर्नमेंट से हट के, यानी स्टेट विद इन स्टेट हो जाए। ये ऐसा नहीं हो सकता है, और मैं इसकी मुखालफत करूंगा, और आई एम श्योर के जितने भी इस किस्म के लोग हैं मुझ जैसे, वो भी मुखालफत करेंगे कि ये एक तो अपने आदमी ला के बैठाएंगे, बिल्कुल, और ये भी है आप भी सोच लें कि 6 साल के लिए आएंगे। नहीं डॉक्टर साहब, पहले कानून के तहत नए डिप्टी गवर्नर की मुद्दत मुलाजमत जो थी गवर्नर डिप्टी गवर्नर की, ये 3 साल थी। अब नए कानून के मुताबिक ये 5 साल जो है ना वो होगी हुकूमत का। इसमें फिर क्या सारा रोल रह जाएगा फिर? जी, हुकूमत का इसमें सिर्फ रोल ये है कि वो इनको अपॉइंट कर दे और भूल जाए, खत्म। उसके बाद वो जो हशर करें, जहां इंटरेस्ट रेट लेके चले जाएं, जहां डॉलर को पहुंचा दें, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता। यानी कि एक मुल्क में पैरेलल जो है 2 प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे।